तो ममता दीदी की राजनीति के लिए करो या मरो की स्थिति है। बंगाल में कमल खिला पाएगी या सत्ता से फिर दूर रह जाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी हमारे बड़े भाई हैं, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा में भी साथ रहेंगे। बंटवारे के आधार पर होगा कि इस बार हिंदुओं को देखकर वोट देना है। पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है चुनाव, एक वो मुद्दा होगा, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी एक मुद्दा होगा। कि ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश करे, इस बार परिवर्तन की लहर मुझे नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी, मेरे खास शो पिनास का पंच के साथ, जिसमें लगातार हमारी कोशिश है कि आपको हाल फिलहाल के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसके हर पहलू से वाकिफ कराया जाए। और इस वक्त अगर पूरे देश की निगाहें किसी चुनाव पर टिकी हुई हैं तो वह पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि ये चुनाव बेहद खास है। बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का सवाल है, तो ममता दीदी की राजनीति के लिए करो या मरो की स्थिति है। ये चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है कि राष्ट्रीय राजनीति में ममता दीदी का कद क्या होने वाला है। बीजेपी वाकई में क्या पूरी ताकत झोंकने के बाद इस बार बंगाल में कमल खिला पाएगी या सत्ता से फिर दूर रह जाएगी। कौन कौन से इस चुनाव के डिसाइडिंग फैक्टर्स होने वाले हैं, आखिर वो कौन से चुनाव के फैक्टर्स होंगे जो जनता की नब्ज को जाके पिंच करेंगे और जनता उन्हीं के मुताबिक वोट देगी। उन तमाम डिसाइडिंग फैक्टर्स, पश्चिम बंगाल के डिसाइडिंग फैक्टर्स को एक एक कर आज हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौंगाकर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी से जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है बंगाल में और कौन कौन से फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं जो जीत और हार के अंतर को खत्म कर देंगे और जीत सुनिश्चित कर देंगे। सबसे पहले समीर जी, आज की बात कर लेते हैं। आज जिस तरह से हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी हमारे बड़े भाई हैं, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा में भी साथ रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें तो हुई हैं। ओवैसी ने कह दिया कि एम टीम बन गई है। क्या इसके जवाब में कोई एच टीम भी बनेगी? और क्या बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर पोलराइजेशन ही होने वाला है और धीरे धीरे ये चुनाव पोलराइजेशन की तरफ ही जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल के अंदर एक पोलराइजेशन की राजनीति लंबे समय तक की है, और ममता बनर्जी ये मानकर चलती है कि भाई 30% का जो उसका वोट बैंक है वो उसके संग स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। अब आज जिस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया है कि हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एम फैक्टर की उन्होंने बात की, मतलब सीधे सीधे उन्होंने मुसलमानों को संदेश दिया है कि भाई बंगाल में अब आपको अपनी लीडरशिप तैयार करना पड़ेगी, मतलब आपको अपना मुख्यमंत्री या आपको अपना उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जो बात वो महाराष्ट्र में करते रहे, जो वो बिहार में करते रहे, वही बंगाल में करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आया था कि भाई जो पढ़ा लिखा मुस्लिम का तबका है, हमें मुसलमान वोट देता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ा लिखा दे, बाकी बड़ा मुस्लिम वोट बैंक तो ममता बनर्जी के साथ है। तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होगा कि अगर ओवैसी इस बात को कहता है कि भाई मुसलमानों का फैक्टर हमारे साथ जुड़ना चाहिए, ममता बनर्जी मुसलमानों की जिस तरीके से राजनीति बंगाल के अंदर करती रही, घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी, खुद वकील बनकर वहां पर गई, जिस तरीके से चुनाव आयोग से वो लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर इस चुनाव के अंदर 2011 के चुनाव में इस तरीके से बात नहीं हुई थी, 2016 में नहीं था, 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 का जो चुनाव है यह सीधा सीधा मुझे लगता है इस बार बंटवारे के आधार पर होगा। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुओं का जो एक वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक उम्मीद की नजर से देखेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने जमीनी स्तर पर संदेश देने की कोशिश की है कि यह चुनाव अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर ये आप मान के चलिए कि बंगाल आपके हाथ से निकल गया और उसके बाद वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी तो इसे सिविलाइजेशन की लड़ाई की बात निश्चित रूप से बीएल संतोष ने इस बात का जिक्र करा था कि भाई ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा, अमित शाह भी करेंगे, लेकिन संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घर घर जाकर संदेश दे रही है, हर बूथ पर जो संदेश दे रही है, वो संदेश साफ है कि इस बार हिंदुओं को देखकर वोट देना है। ठीक है, तो यानी कि पोलराइजेशन की राह पकड़ ली है इस चुनाव ने, और जैसे जैसे चुनाव में रैलियां और होंगी, जैसे जैसे नेताओं के बयान आने शुरू होंगे, तो ये जो पोलराइजेशन है और ज्यादा गहराएगा और इसी पर चुनाव जो है इर्द गिर्द सिमटेगा। आपको लगता है सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा? नहीं, बड़ा फैक्टर ये भी होगा। दूसरा बड़ा फैक्टर ममता बनर्जी के 14 साल का जो कार्यकाल रहा है उसका भी एक फैक्टर होगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को पूरी ध्वस्त कर दिया, जिस तरीके से ममता के मंत्री और अधिकारी और ममता के पार्टी के लोग करप्शन में शामिल रहे, जिस तरीके से, और 15 साल में अगर आप बंगाल की हालत को और दयनीय कर देते हो और पीछे लेके जाते हो, तो मुझे लग रहा है बंगाल की जनता इस बात को देखेंगे, तो पोलराइजेशन भी होगा और डेवलपमेंट का भी एक मुद्दा होगा। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर में एक मुद्दा हो गया पोलराइजेशन का, दूसरा मुद्दा जो समझ में आ रहा है वो है एंटी इनकम्बेंसी सर और करप्शन। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव के अंदर।
ठीक है सर, एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी तो लाजमी है होना जब 15 साल की बात आती है, लेकिन जो फ्रीबीज बढ़ती हैं, जो सरकार होती है वही दे पाती है और वो एग्जीक्यूट भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कर पाती है। और ममता दीदी ने तो हर तबके, हर वर्ग, सबके लिए कुछ ना कुछ उस पिटारे में से निकाला हुआ है, दिया हुआ है। तो ऐसे में हमने देखा है कई स्टेट्स में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती है इन फ्रीबीज के चलते। तो क्या ये बंगाल में भी होने के चांसेस हैं? ये एक बड़ा फैक्टर होगा जो लोक लुभावन योजनाएं हैं। देखिए 2016 का अगर ममता बनर्जी का आप अगर घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र देखेंगे, मैनिफेस्टो देखेंगे, तो उस समय भी ममता बनर्जी ने बहुत फ्रीबीज की घोषणाएं की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर चली गई। सिर्फ 8 से 9% का भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अंदर फर्क है। ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसके अंदर ममता बनर्जी कहा है कि गरीब लोगों को साल के 10 सिलेंडर मुफ्त देंगे, 1000 से 1500 रुपए के उन्होंने बढ़ा दिए, युवाओं को क्रेडिट कार्ड 5 लाख का बनाने का दिया। तमाम फ्रीबीज की बातें ममता बनर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो मुझे लगता है 28 तारीख को या 30 तारीख के करीब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। अब जनता ये मानती है कि भाई आपकी ये फ्रीबीज सिस्टम है, वह 15 साल जनता ने देखा है, लेकिन जनता कहती है कि भाई 10 सिलेंडर नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, महिलाएं बेटियां रात को 12 बजे निकल सके, सबको जॉब मिले, घर में पानी मिले। तो मुझे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी ने जो कहा है उसका बहुत असर नहीं होने वाला है। 2016 तक मिल चुका है। जनता इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो कमिटमेंट है कि भाई डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस बंगाल में ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुष की बात कर सत्ता करते रही, वहीं बंगाल की जनता अब माँ, माटी और मानुष के लिए मुझे लगता है कि परिवर्तन की ओर देख रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा शुरू की थी और उसका जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आप देखिए ब्रिगेड ग्राउंड पर कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, तमाम रोक टोक के बाद भी सरकार के। तो मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि बंगाल के अंदर फ्रीबीज की ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश करे, इस बार परिवर्तन की लहर मुझे नजर आ रही है। और अगर आप लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करेंगे तो लोकसभा में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और जो विधानसभा के अगर उसको आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 95 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में थी। सत्ता के लिए तो सर 147 चाहिए ना, चाहिए, तो लोकसभा में 97 थी। के परिणाम अगर देखेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने खान किया है, तो 50 से 60 सीटें बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, चुनौती है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सर हमने देखा था कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी अच्छा करती है, लेकिन विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन रहता है, पिछले इतिहास गवाह है। मतलब अच्छा रहता है अपने लिहाज से, लेकिन अगर वो जो हम फॉर्मूला अपनाते हैं ना कि लोकसभा की सीटों को कन्वर्ट कर दे विधानसभा में, तो वो फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में काम नहीं करता है। नहीं, ये बात आपका कहना सही है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो सिर्फ 8% का फर्क है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अभी SIR हुआ है, उसके बाद घुसपैठियों के जिस तरीके से वोट कटे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस बूथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, आज 92,000 बूथ है बंगाल के अंदर, सभी बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी तो अभी मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर बंगाल के बूथ मैनेजमेंट के लोगों से बात करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जमीन स्तर पर बहुत काम किया है, संघ जमीन स्तर पर काम कर रहा है, उसका फर्क दिखेगा। ये 8% का जो गैप है, मुझे लग रहा है इस बार वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिसाइडिंग फैक्टर अगर हम कह रहे थे एक एक करके, इसमें कोई ये नहीं है कि इसी ऑर्डर में है, हम एक एक करके डिसाइडिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है चुनाव, एक वो मुद्दा होगा। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी एक मुद्दा होगा। SIR सर, SIR कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर होने वाला है? मुझे लगता है SIR एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो कल टिप्पणी आई है कि सभी राज्यों में SIR हुआ है, कई राज्यों में तो पश्चिम बंगाल से ज़्यादा वोट कटे हैं SIR के अंदर, उसके बाद में जिस तरीके से परेशानी पश्चिम बंगाल में हुई है, ये बता रहा है कि वहाँ सरकार इसको लेकर कितनी परेशान है। तो बंगाल के अंदर SIR के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी तमाम सुप्रीम कोर्ट में गई, जनता के बीच गई है, धरने पर ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ बैठी, चुनाव आयोग पर लगातार ममता बनर्जी ने जो आक्रमण किया है, और चुनाव आयोग ने वहाँ निष्पक्ष चुनाव, इसके लिए जिस तरीके से वहाँ DGP, चीफ सेक्रेटरी, बंगाल पुलिस कमिश्नर के अलावा जितने रिटर्निंग ऑफिसर है, 72 के करीब RO हर विधानसभा पर एक होता है, 72 रिटर्निंग ऑफिस को चुनाव आयोग ने वहाँ से तबादला कर दिया है और तमाम अधिकारी को बदला है। तो इस बार अगर निष्पक्ष चुनाव, मुझे लगता है चुनाव आयोग कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 25 से ज़्यादा सेंट्रल एजेंसीज वहाँ पर सिक्योरिटी की वहाँ डिप्लॉय कर दी गई है। चुनाव आयोग का पूरा फोकस है कि इस बार किसी भी तरह की घपलेबाजी चुनाव में नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट होगा, क्योंकि जो फर्जी वोटर और जिस तरीके से घुसपैठियों का था वो एक कम हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, अमित शाह लगातार देख रहे हैं, भूपेन्द्र यादव वहाँ काम कर रहे हैं, सुनील बंसल संगठन प्रभारी के रूप में वहां जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 से 5 का वोट का फर्क भारतीय जनता पार्टी
काट सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी बुलिश है कि भाई किस तरह से ये जो वोट डिफरेंस है, यानी कि उसे जो ये लगभग 7% का जो वोटर अपनी तरफ खींचना है, तो उसमें से कुछ ऐसा वोटर होगा जो हिंदू होगा, तो उसको वो हिंदुत्व के नाम पर सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, डेमोग्राफी बदल रही है, इन तमाम फैक्टर्स से क्या उसको अपनी ओर रिझा पाएगी। प्लस एक ऐसा तबका होगा जो एंटी इनकम्बेंसी से ग्रस्त होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई अब कुछ चेंज चाहिए, बहुत हो गया। खासतौर से हम युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, और उसके साथ रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरह से नहीं आ रही है, सर्विस सेक्टर, तो वो जो एक मुद्दा है, क्या उसको बनाकर लोग बाग सोचेंगे कि चलिए बीजेपी को एक मौका दे दें। देखिए 15 साल ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर हो गए, 2011 से लेके अभी इस चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं कर रही है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि 15 साल के हमारे शासन पर हमको वोट दीजिए। 15 साल में बताने के लिए ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है कि बता सके कि बंगाल में 15 साल में उन्होंने क्या किया, उद्योग के लिए क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया, बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या किया, हेल्थ में उन्होंने क्या किया, कितने बड़े उद्योग लगाने के लिए बंगाल के अंदर उन्होंने क्या किया। 15 साल के शासन के बाद अगर मुख्यमंत्री अपने कामकाज पर वोट नहीं मांगता है, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अगर वो मुसलमानों के लिए वोट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को घुसपैठिए बोलकर अगर ममता बनर्जी चुनाव में जा रही है, तो ये बता रहा है कि 15 साल की सत्ता में ममता बनर्जी ने बंगाल को क्या दिया है। ठीक है सर, हम एक एक करके बंगाल इलेक्शन के डिसाइडिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत और बीजेपी के संगठन की बात की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बंगाल के चुनाव में रहता है, फिर चाहे वो लेफ्ट की सरकारें रही हों जब ममता संघर्ष कर रही थी, या फिर आज बीजेपी जब सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है। कितने लोग वाकई में बंगाल में बूथ तक पहुंच पाते हैं अपने घरों से निकलकर, क्योंकि रक्त रंजित राजनीति वहां की रही है, हिंसा और राजनीति वहां साथ साथ चलते रहे हैं। खासतौर से जैसे ही आप शहरों से निकलकर, आप बी टाउन से निकलकर जिला से बाद नीचे गांव स्तर तक जाएंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे वहां उतनी दिक्कत होती है वोटर को बूथ तक सकुशल लाने में। देखिए, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत स्ट्रेटेजी से वहाँ पर वर्किंग की है। संगठन की अगर आप देखोगे, संघ के संगठन की आप वहाँ देखोगे, तो उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। दक्षिण बंगाल में, डेल्टा बेल्ट में, कलकत्ता का जो सेंट्रल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रांग जमीन स्तर पर काम किया है, बूथ के लोगों की तैयारी की है, अपना कैडर तैयार करा है, और जिस तरीके से बंगाल के अंदर 8 फेज में जो चुनाव होते थे उसे इस बार 2 फेज में कर दिया गया है। 23 तारीख को और 29 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वहां पर एक स्ट्रांग फेयर इलेक्शन के लिए जो प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उनके कैडर को डराकर वोट डालने से रोका न जाए। चुनाव आयोग जिस तरीके से वहां काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि 2016 का चुनाव हो, 2021 का चुनाव हो, 2024 का या 2019 का लोकसभा का चुनाव, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था, जो वोटर्स थे, उनको वोट डालने से रोका गया। अगर वोट डालने के बाद उनको मारपीट की गई कि राज्यपाल को अपना घर खोलना पड़ा कि आप राजभवन में आके रुकिए, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और इस बार मुझे लगता है इस तरह की स्थिति वहाँ नजर नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सारा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया है, और यही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैडर संघ के सहयोग से फ्री वोटिंग करने अगर निकल जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। चलिए, तो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा कि जो अपना अपना आपका कार्डर है, जो आपका वोटर है, आप उसे पोलिंग बूथ तक कैसे बिना किसी डर के सकुशल लेकर जा सकते हैं। तो ये भी, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। एक और फैक्टर है, वो फैक्टर है ममता दीदी का। जी हाँ, दीदी की खुद की छवि का। जब वो कहती हैं कि बंगाल की बेटी हूं, बंगाल की अपनी परंपरा है, बंगाल की अपनी संस्कृति है, माँ माटी मानुष की बात करती हैं, माँ माटी मुसलमान में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब बात बंगाली अस्मिता की आती है, क्योंकि सर इससे कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी अगर एक लीडर के तौर पर देखें, तो वो अपने आप में एक ग्रासरूट से संघर्ष करते हुई सड़क से सदन तक पहुंची हैं। एक ऐसी लीडर है, यू कांट डिनाई दैट। और आज भी उसी छोटे से घर में रहती हैं, उसी अंदाज में रहती हैं, और बंगालियों के लिए खुल के सड़क पर लड़ती हैं, धरने पर आज भी बैठ जाती हैं। तो ये जो इमेज है दीदी की, ये कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा? क्योंकि कई बार आप नाराजगी होती है, लेकिन जब इमोशनल हो जाते हैं तो फिर वो कई बार लीडर, बंगाली अस्मिता भारी भी पड़ जाती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा है, बंगाल की सबसे बड़ी लीडर है, और मुझे लगता है कि अगर अपोजिशन की अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उसमें भी सबसे बड़ी नेता अगर दिखाया जाए तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरीके से सड़क से लेके संसद तक अपनी बात पहुंचाई है, विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अपनी सत्ता को लेकर आई है, और टीएमसी को एक जुझारू पार्टी में उन्होंने कन्वर्ट किया है। लेकिन 15 साल के बाद आज ममता बनर्जी के साथ 15 साल का एक पैकेज भी है, जिस तरीके से उनका शासन रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से ममता बनर्जी को वोट किया होगा कि बंगाल में
परिवर्तन होगा। लेफ्ट के 32 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आती है और 15 साल बाद भी ममता ये बताने की स्थिति में नहीं है कि बंगाल को उन्होंने लेफ्ट से निकाल कर क्या बेहतर दिया है और भविष्य के लिए उनके पास क्या है। तो मुझे लग रहा है 15 साल का जब हिसाब आएगा तो ममता बनर्जी उसमें हारती है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजिक तैयारी की है इस बार। ममता के सामने मोदी का चेहरा नहीं है, इस बार ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी है और यही कारण रहा है कि ममता के सीट पर शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहा है और ये संकेत दे दिया है कि ममता के सामने शुभेंदु है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा शुभेंदु अधिकारी को बनाया और 5 साल शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके जमीनी स्तर पर विधानसभा के शुभेंदु अधिकारी भी तो बीजेपी के नेचुरल लीडर नहीं है ना। नहीं, नेशनल ये भी एक सवाल आएगा। जैसे हमने देखा है कि हेमंता ने अपने आप को किस तरह से बिल्कुल बीजेपी में रचा बसा लिया है, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के ही लीडर हैं। कई लोगों के दिमाग से जहन से वाइप आउट भी हो चुका होगा कि भाई ठीक है ये कांग्रेसी थे। लेकिन अगर आप शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो दीदी के बहुत करीबी थे किसी जमाने में, ठीक है, उनके साथी थे, उससे पहले का उनका अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। तो वो नेचुरल बीजेपी का जो कहते हैं ना कि ग्रास रूट से बीजेपी का ही घाटी जमीनी लीडर, वो मिसिंग है बंगाल में। देखिए, अगर आसाम की बात करें तो आसाम में पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी थी और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हेमंता वहाँ पर गए हैं। लेकिन अगर बंगाल की अगर आप बात इस बात का अगर जिक्र किया जाए तो ये उदाहरण तो अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल के सामने कौन चेहरा था? दिल्ली में 10 साल का केजरीवाल का शासन को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका। अगर उड़ीसा की आप बात करेंगे तो नवीन पटनायक के सामने कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं था। 20 साल से ज्यादा के नवीन पटनायक का मुख्यमंत्री का कार्यकाल था। उसके बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर नवीन पटनायक को हराकर अपनी सरकार बनाई। तो मुझे लग रहा है कि 15 साल का बैगेज भी है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कहेंगे कि आप बाकी राज्यों को देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से वहां विकास हुआ है, काम हुआ है, तो बंगाल के लोग भी तो निकल के जाएंगे ना देखने के लिए। दुनिया में जब जाते हैं तो उन्हें फर्क समझ में आता होगा। ये बात सही है कि ममता बनर्जी के कद का मुकाबला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ममता के सामने अब शुभेंदु भी है और फिर दिल्ली का अगर देखेंगे तो मोदी का भी तो बंगाल के अंदर एक अलग चार्म है, एक अलग आकर्षण है, तो मोदी जी का आकर्षण भी बंगाल में काम करेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल मोदी जी का जिक्र किया है और अगला डिसाइडिंग फैक्टर मैं वही लेकर आ रही थी कि ये जो चुनाव है ये उस वक्त हो रहे हैं जब दुनिया एक ऐसे युद्ध में झुलसी हुई है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और ये पूरी दुनिया देख रही है कि भाई पूरी दुनिया में जिस तरह से राशनिंग हो रही है पेट्रोल की, हॉलीडेज घोषित किए जा रहे हैं, पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइन लग रही है, कहा जा रहा है कि भाई इतना ही पेट्रोल मिलेगा, बिजली इतने ही वक्त तक आएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं छोटे छोटे एनर्जी कंजर्वेशन के नाम पर जो छोटी छोटी लॉकडाउन जैसी स्थितियां जो है बनाई गई हैं, हिंदुस्तान में अभी तक किल्लत है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उस पैमाने की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। आज भी हम अपने जहाज निकाल कर आ रहे हैं। जब बात नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की आती है और एक लीडर आपके बीच जाके उसी माहौल में वोट मांगता है और कहता है कि यहां भी डबल इंजन लगाओ, तो उसका कितना असर पड़ता है जब युद्ध के बीच चुनाव हो रहा होता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से लेकर जनता ने कार्यकाल देखा है 2025 तक का। अगर 11 साल अगर आप देखेंगे तो बंगाल की जनता ने भी देखा है कि कोरोना काल हो तभी प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से काम किया। और इस युद्ध के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप लोकसभा में दिया हुआ संबोधन और राज्यसभा में दिया हुआ संबोधन अगर जनता सुनेगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सब चीज़ों के लिए तैयार है, स्थितियाँ विकट हो सकती है लेकिन सरकार उसकी पूरी तैयारी कर रही है। और वही देश सर्वाइव करता है जो अपने अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों के लिए तैयारी करके चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सारी तैयारी करके रखी है कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो किस तरीके से देश चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे गैस मैनेज करना है, तेल और पेट्रोल और डीजल के कीमतें न बढ़े, इसके लिए सरकार को क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से बैठ के कर रहे हैं। आज दुनिया के तमाम छोटे छोटे देखें, अगर फिलीपींस आप देखेंगे, अगर दूसरे छोटे देश देखेंगे, वहाँ पेट्रोल पंप बंद हो गए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हो गए, इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ी। और भारत जैसे 140 करोड़ के देश में आपको गैस आराम से मिल रही है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पे मिल रहा है। कहीं जगह अफवाह चला के लाइन लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि मेरी एक गारंटी है कि देश को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और इस युद्ध में भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकल कर आ रहे हैं देश के अंदर, तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति कैसी है। तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता देखेगी कि इतने तमाम दुनिया के देश जिस संकट से गुजर रहे हैं, तमाम दुनिया में कीमतें बढ़ चुकी है, भारत में कोई असर नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति है और देश के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का जो राष्ट्रवाद है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अभी स्पीच में चुनाव में जब प्रचार करने जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी तमाम विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देंगे और फिर जनता प्रधानमंत्री मोदी की बात पे भरोसा करेगी। भद्रलोक की बात करें, बंगाली अस्मिता उस भद्रलोक पे हमेशा हिंदुत्व फैक्टर पे हावी हो जाती है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री की छवि है, युद्ध के बीच में एक चुनाव हो रहा है, दूसरी जगह एक एम टीम बन रही है, तो कहीं ना कहीं उस भद्रलोक के जहन में भी तो आता होगा ना कि भाई अगर एम टीम बन रही है बंगाल में तो अब एच टीम बनाने की भी जरूरत है।
क्या भद्रलोक जो है वो टूटेगा? क्या वो दीदी से छिटकेगा? क्योंकि दीदी को सिर्फ मुस्लिम वोट तो 75 सीटों की गारंटी दे देते हैं, बाकी की सीटें आसानी से दीदी भद्रलोक के सहारे ही ले जाती है और बीजेपी वहां आज भी स्ट्रगल कर रही है उस रीजन में। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी के साथ 2011 का चुनाव हो, 2016 का चुनाव हो या 2021 का चुनाव हो, भद्र लोग जो बंगाली के हैं वो ममता बनर्जी के साथ जुड़ा रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि उस भद्र लोग को भी ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के इतने लंबे शासन के बाद भी बंगाल के अंदर कोई विकास नहीं हो, और जो घुसपैठियों का जिक्र अमित शाह लगातार गृहमंत्री के रूप में करते रहे और उन्होंने जो कहा था कि भाई डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे हम, और उस पर काम करेंगे कि सही घुसपैठिया एक भी नहीं रहना चाहिए। और बंगाल के अंदर जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने का काम हुआ है, इतनी ज़्यादा घुसपैठी हो गई है, तो अब भद्र लोग को भी लग रहा है कि अगर अभी नहीं हम सुधरेंगे, अगर अभी हम नहीं जागेंगे, अगर अब हम बंगाल को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारा सोनार बंगाल बर्बाद बंगाल में बदल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी का यही डर है कि जो ममता बनर्जी के साथ भद्र लोग जुड़ा हुआ था, वह भद्र लोग अब ममता बनर्जी से अलग हो रहा है। यही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर है कि मुस्लिम वोट तो जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल से प्यार करने वाला जो भद्र लोग है, जो बंगाली लोग हैं, जो ओरिजिनली बंगाल को बिलोंग करते हैं, उनको भी लग रहा है कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब हमें जागने की, सचेत होने की जरूरत है। और वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के कारण। और मुझे लग रहा है इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की 3 से लेकर 77 सीटें 2021 के चुनाव में हुई थी, अब 77 से मुझे लगा 150 की, और भारतीय जनता पार्टी उसी भद्रलोक के सहयोग के कारण बढ़ रही है। ठीक है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर की हम जो बात कर रहे हैं, जिसमें हमने भद्रलोक की बात की है, जिसमें हमने दीदी जैसे कद्दावर लीडर के चेहरे की बात की है, युद्ध के बीच में होने वाले चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, विश्वसनीयता की बात की है। साथ ही साथ हमने बात की कि पोलराइजेशन की तरफ ये चुनाव जिस तरह से जाता हुआ दिख रहा है, एंटी इनकम्बेंसी हमने एक फैक्टर डिस्कस किया है। सर, कोई और डिसाइडिंग फैक्टर जो मैं भूल रही हूँ और जो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें? मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की अपील सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगी। प्रधानमंत्री मोदी जब बोलेंगे कि भाई केंद्र का हमारा काम देखिए, और केंद्र की कई योजनाएं प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लागू नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का फीडबैक प्रधानमंत्री जब देंगे, और जब जब बंगाल की जनता देखेगी कि बाकी राज्यों में किस तरीके से काम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक बड़ा इस बार ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि इस बार आप मुझे देखकर वोट दीजिए, 5 साल बीजेपी को दीजिए, उसके बाद आप तय कीजिए भविष्य में आपको भाजपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। जो अपील प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में दिल्ली की जनता से की थी कि इस बार आप मुझे देखकर वोट दीजिए, आपको सारी परेशानी निकालने की गारंटी मेरी है, वैसे ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की जनता को इस बात की गारंटी देंगे कि मेरी बात पे आप गारंटी के रूप में लीजिए और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। और इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का बंगाल की जनता में एक बड़ा वर्ग मानस बना रहा है। दिल्ली जैसा करिश्मा बंगाल में भी होगा, वहां मोदी की गारंटी जो है, मोदी के ऊपर जो जनता भरोसा करेगी, वो एक जीत का बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आपको नजर आ रहा है। तो एक एक करके आज हम पश्चिम बंगाल चुनाव के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो जीत और हार किसी भी पार्टी के लिए तय करने वाले हैं, आपके समक्ष हमने रखे हैं। समीर जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और एक एक करके पश्चिम बंगाल की राजनीति के डिसाइडिंग फैक्टर्स को आपने समझाया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पिनास का पंच में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे।